डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियोस में गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक दोनों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम तिलक और गोखले दोनों, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके तुलना करेंगे। उनके बीच साम्यताएं क्या क्या हैं और उनके बीच तिलक और गोखले में भेद कौन कौन से हैं, असमानताएं कौन कौन सी हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थीं, उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद। गोपाल कृष्ण गोखले उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे और लोकमान्य तिलक उग्र राष्ट्रवाद के। दोनों अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदार राष्ट्रवाद और लोकमान्य तिलक उग्र राष्ट्रवाद के। तिलक और गोखले का जो जीवन था, उनके बीच में बहुत अधिक साम्यताएं भी थी। दोनों का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के एक ही जिले और एक ही जाति में हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र पहले पूना और बाद में बम्बई था। तिलक और गोखले दोनों ने ही शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था और दोनों ही दक्षिण शिक्षा समाज, पहले तिलक और बाद में गोखले, दोनों ही दक्षिण शिक्षा समाज के आजीवन सदस्य बन गए थे और इसी मंच से, एक ही मंच से दोनों ने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। दोनों ही यानी तिलक और गोखले दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और तिलक और गोखले दोनों को ही कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। तिलक और गोखले दोनों ने ही राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। देश के लिए त्याग करने में दोनों में से कोई एक दूसरे से पीछे नहीं था। दोनों के विचार राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। ये थी तिलक और गोखले के बीच कुछ समानताएं। इसके अतिरिक्त दोनों में काफ़ी असमानताएं भी थी। दोनों का जीवन क्रम लगभग एक जैसा था, लेकिन दोनों के स्वभाव, चिंतन और दृष्टिकोण में बहुत अधिक अंतर है। दोनों के प्रेरणा स्रोत अलग अलग थे और दोनों के चिंतन स्रोत अलग अलग थे। गोखले पाश्चात्य आचार विचार में ढले हुए थे और उनका प्रेरणा स्रोत पश्चिम था। गोखले पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के भक्त थे। इसके विपरीत तिलक का प्रेरणा स्रोत भारतीय साहित्य, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता आदि आते हैं, वे तिलक का प्रेरणा स्रोत थे और वे स्पष्ट रूप से कहते थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। तिलक और गोखले के बीच मूलभूत धारणा का भी भेद था। गोखले उदार राष्ट्रवादी थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और कहते थे कि ब्रिटिश राज भारत के लिए एक वरदान है और ईश्वरीय कृपा का फल है, और उनका मानना था कि भारत पर इंग्लैंड का शासन भारत के हित में है और वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति की दुहाई देते थे और ब्रिटिश सम्राट की जय जयकार करते थे। जबकि तिलक इस मूल विचारधारा के पर उनसे मतभेद रखते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी राज भारत के लिए एक अभिशाप है और इस राज यानी ब्रिटिश राज को ईश्वरीय कृपा का परिणाम बताना भारत का राष्ट्रीय अपमान है। तिलक का कहना था कि साम्राज्यवाद का तो उद्देश्य ही देश का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण करना होता है और भारत में भी ब्रिटिश शासन का उद्देश्य शोषण करना ही है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की राजभक्ति
करने से देशवासियों को मना किया और उन्होंने इसमें संकोच अनुभव किया। गोखले को अंग्रेज़ों की न्याय भावना में अडिग विश्वास था और उनको मानना था कि अंग्रेज़ों को जब ये विश्वास हो जाएगा कि उनके शासन में कुछ त्रुटियां हैं और भारतीय अपने ऊपर शासन करने के योग्य हो गए हैं, तो वे भारत के शासन में महत्वपूर्ण सुधार का मार्ग अपनाएंगे। जबकि तिलक का कहना था कि राजनीति में परोपकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, राजनीति में परोपकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इतिहास में भी इस बात का कोई उदाहरण नहीं है कि एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र को स्वेच्छा से सत्ता सौंप दी हो। तिलक ने यह स्पष्ट रूप से कहा था। गोखले और तिलक के बीच लक्ष्य का भी भेद था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वतंत्रता की बात करने वाले तिलक ने यथार्थवादिता को अपनाकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की बात को अपना लिया था, लेकिन तिलक के चिंतन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि तिलक का आदर्श देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता था। तिलक का मानना था कि छोटे मोटे सुधारों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तो स्वराज्य से ही संभव है और स्वराज्य ही भारत का अंतिम लक्ष्य है। स्वराज्य और अंतिम रूप में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता तिलक के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गोखले ने स्वशासन को अपना और कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन वे जीवन पर्यंत प्रशासनिक सुधारों से आगे बढ़ने का कार्य नहीं कर पाए। स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य रखते समय भी गोखले ने स्वशासन की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। लक्ष्य के संबंध में गोखले अपने समय के साथ थे और तिलक अपने समय से भी आगे थे। तिलक का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज्य था। तिलक और गोखले के बीच साधनों का भी भेद है। दोनों राष्ट्रवादी थे, लेकिन तिलक उग्र राष्ट्रवादी और गोखले उदार राष्ट्रवादी, इसलिए इनके बीच साधनों का भी भेद था। गोखले और उनके उदारवादी सहयोगियों के साधन थे प्रार्थना पत्र, याचिका और प्रतिनिधि मंडल, प्रेयर, पिटीशन एंड डेपुटेशन। एक ही शब्द में अगर इस उदारवादियों के साधनों को कहा जाए तो वो कहा जा सकता है निवेदन की पद्धति। गोखले ने स्वदेशी को अपनाने की बात कही थी, लेकिन वे स्वदेशी को एक आर्थिक साधन के रूप में अपनाने की सोचते थे, जबकि तिलक स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार के भी समर्थक थे और स्वदेशी को आर्थिक साधन ही नहीं बल्कि राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाने की बात करते थे। वहीं गोखले स्वदेशी के समर्थक तो थे, लेकिन बहिष्कार के विरोधी थे। बहिष्कार यानी वह स्वदेशी को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ तिलक का बहिष्कार से आशय न केवल विदेशी माल बल्कि इससे आगे बढ़कर विदेशी शासन के बहिष्कार से था। तिलक बहिष्कार में निष्क्रिय प्रतिरोध को भी शामिल करना चाहते थे। तिलक के बहिष्कार में निष्क्रिय प्रतिरोध और गांधी जी के असहयोग आंदोलन की ध्वनि भी मिलती है। गोखले का मार्ग निवेदन का था, अनुनय विनय का था या प्रार्थना पत्र और याचिका का था, और शासन के द्वारा अंकित सीमाओं में रहते हुए शासन की आलोचना का था। जबकि तिलक का मार्ग जन जागृति और जन आंदोलन का था। तिलक का विश्वास था जनशक्ति में और जनमत की शक्ति में ही था, और वे स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। तिलक और गोखले के बीच एक और भेद आदर्शवादिता और यथार्थवादिता का भी था। गोखले ने साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया, और गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिकरण यानी राजनीति में नैतिकता और धर्म के प्रवेश पर भी बल दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति
नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, जबकि तिलक का विचार था कि देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य इतना पवित्र है, देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य इतना पवित्र है कि उसके लिए किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। यानी तिलक साध्य की पवित्रता पर ज़्यादा बल देते थे और गोखले साधन की पवित्रता पर। तिलक कहा करते थे कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। वस्तुतः तिलक ने बाहरी आचरण को कभी भी महत्व नहीं दिया, वे तो आंतरिक शुद्धता को महत्व देते थे। इस प्रकार तिलक और गोखले का राजनीतिक चिंतन में स्पष्ट रूप से भेद था। तिलक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते थे, वो भी स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से, और गोखले उदारवादी साधनों, अनुनय विनय और निवेदन की पद्धति, प्रतिनिधि मंडलों आदि के माध्यम से स्वशासन का ही लक्ष्य रखते थे, वो भी ब्रिटिश शासन की सीमाओं के अंतर्गत। किंतु दोनों ही शिरोमणि विचारक राष्ट्रवादी थे, दोनों में राष्ट्रवाद की भावना थे, दोनों देशभक्त थे। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण और पद्धतियां भिन्न थी। गोखले आदर्शवादी थे, तिलक यथार्थवादी थे। गोखले उदार राष्ट्रवादी थे, तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे। लेकिन राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम या भक्ति की भावना के रूप में दोनों को एक दूसरे का पूरक समझा जाना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का विरोधी नहीं, दोनों समकालीन थे, दोनों महाराष्ट्र में ही जन्मे थे, दोनों ने शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। बाद में दोनों सार्वजनिक जीवन में आए और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना को उजागर करने के लिए उन्होंने कार्य किए। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने का कार्य किया, लोगों को के हृदय को परिवर्तित किया, लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई, जागृति जगाई और राष्ट्र के प्रति प्रेम करने का संदेश दिया। धन्यवाद।